मैं सौमिता पांडे। मानवशास्त्र में मेरा परास्नातक और शोध लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है और उसके बाद आईसीएसएसआर से मेरा पोस्ट डॉक्टरेट रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग में मेरा पढ़ाने का 5 वर्षों का अनुभव रहा है। पिछले सत्र को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे हम अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की बात कर रहे थे, जिसमें हमने उसके बहुत सारे आयामों पे चर्चा की थी, जिसमें कि अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की उत्पत्ति, उसका इतिहास और उसके बाद कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और उसके बाद अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बहुत सारे अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी, जहाँ पे हमने किन एंथ्रोपोमेट्री की बात की थी, एंथ्रोपोमेट्री की बात की थी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी की बात की थी। उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन और इसमें मानव विज्ञानी या मानव शास्त्र की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह की भूमिका मानव शास्त्री इसमें निर्वहन करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस-किस तरीके से आपदा प्रबंधन कर सकते हैं और उसके लिए जो हमें आंकड़े चाहिए, जो हमें इन्फॉर्मेशन सूचना चाहिए, उसके लिए मानव शास्त्री किन उपकरणों का, किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे अनुसंधान में जो आज के कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में हम बात करते हैं रैपिड रूरल अप्रेज़ल की, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल की और कुछ टूल्स जैसे कि फ़ोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं प्रबंधन से और अनुसंधान की भूमिका संदर्भ में। तो जी समझ सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, तो आपदा प्रबंधन प्रबंधन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो सिर्फ़ घटना के बाद ही शुरू होती है, बल्कि इसमें कई चरणों को शामिल किया जाता है। जैसे कि जब एक घटना जो किसी आबादी के बीच में घटती है, तो इस चरण में आपदा प्रबंधन जो है उसमें उन कमज़ोरियों को कम करने के मुद्दे जुड़े होते हैं जिनकी वजह से वो आपदा हुई होती है। तो कमज़ोरी को एक अवधारणा के रूप में जो उसमें अंतर्निर्मित संरचनात्मक जो मुद्दे होते हैं, उसके संदर्भ में समझा जा सकता है जो कि कुछ समूहों या लोगों को आपदा के प्रभावों के लिए अधिक प्रोबेबल या वल्नरेबल बनाते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली जो मानव शास्त्रीय अध्ययन है, उनका उपयोग इन कमज़ोर समूहों के उन मुद्दों को मानचित्रित करने के लिए किया जाता है और इन समूहों को जो पहले से ही कमज़ोर हैं वहाँ पे क्योंकि खतरों की संभावना ज़्यादा होती है और जब ये खतरे उन कमज़ोर समूहों तक पहुँचते हैं, तो वो एक आपदा का रूप लेते हैं। तो उनसे संबंधित लिंग, जाति, वर्ग, जातीयता इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो आपदा के प्रभावों के संबंध में महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी देखा गया है कि राहत वितरण के दौरान जो सामाजिक श्रेणियाँ हैं, वो ये तय करने का काम करती हैं या प्रमुख भूमिका निभाती हैं कि जो राहत सामग्री है, वो कहाँ तक पहुँचेगी, किन लोगों को प्राप्त होगी और किन लोगों को नहीं। हालाँकि राहत को समानता के मापदंड पर ही आधारित होना चाहिए, मगर आपदा की जो ये घटनाएँ होती हैं, उसमें असमानताओं का पुनरुत्पादन होता है। इस तरह की कई इंस्टेंसेस सामने आए हैं, जहाँ पे ये असमानताएँ देखी जाती हैं। और आपदा के दौरान समाज में जो मौजूद असमानताएँ हैं और जो हम कह सकते हैं जो ड्रिफ्ट्स हैं, दरारें जो हैं वो रोज़मर्रा के बीच लोगों के बीच एक बातचीत और एक अधिक प्रमुख तरीके से आपदा के समय ये सामने आती हैं। तो मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है जो मुख्यतः हम देख सकते हैं कि 2 स्रोतों पे निर्भर करता है या उनसे लिया जा सकता है। एक तो उन मानव शास्त्रीय अध्ययनों से जो सामान्य समय में उन स्थानों पर किए गए हैं और जो पारंपरिक रूप से मानव शास्त्र विषय का हिस्सा थे। मतलब कि किसी समूह या किसी समुदाय के बीच में जो मानव शास्त्रीय अध्ययन किए गए हैं, उनके रीति-रिवाज़, उनकी विचारधारा, उनकी मान्यताएँ, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया गया है सामान्य रूप से सामान्य समय में वो उसका हिस्सा हो सकते हैं और दूसरा उन मानव शास्त्रीय अध्ययनों से जो उन स्थानों पर किए गए हैं जो आपदाओं से प्रभावित थे। और ये जो दोनों ही प्रकार के अध्ययन हैं ये एक इस तरह का ज्ञान उत्पन्न करते हैं जिससे कि आपदा प्रबंधन जिसे इस्तेमाल किया जा सके आपदा प्रबंधन में। हालाँकि जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले मानव शास्त्री हैं, वो इस विचार से सहमत हैं कि आपदाओं को केवल मानव शास्त्रीय ज्ञान लागू करके प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो अन्य सोशल साइंसेज़ के जो
एक्सपर्ट्स हैं, उनका उनका ज्ञान, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शास्त्रीय ज्ञान का जो प्रकार है, वो इस तरह से हो सकता है कि समाज में मौजूद जो पावर इक्वेशंस हैं, वो उनके बारे में बात करें, वो उनके बारे में अध्ययन करें और राज्य की जो कार्रवाई है या अकार्यवाही है, उनके बारे में भी अध्ययन करें और जो भी अनियमितताएँ हैं या जो डिफरेंसेस दिखते हों, उनके बारे में अध्ययन करके, अनुसंधान करके और उसके रिजल्ट्स को सामने लाएँ। अब हम बात करेंगे कि जो डिज़ास्टर स्टडीज़ हैं, जो आपदा से संबंधित जो अध्ययन है, उसमें किस तरह से अनुप्रयुक्त मानव ज्ञान काम करता है। तो जो संस्कृतियाँ हैं वो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं हमने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अलावा हमने आर्कियोलॉजी के भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, पुरातत्व के कॉन्टेक्स्ट में के संदर्भ में कि जो संस्कृतियाँ हैं वो स्थान और समय विशिष्ट होती हैं, मतलब कि वो बदलती रहती हैं। तो आपदाएँ जो हैं वो ऐसी स्थितियाँ पैदा करती हैं जो लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक मूल्यों पर सवाल उठाती हैं। आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं, उनको एक तरह से हम देखें तो चुनौती दी जाती है और वो मानव सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं। आपदा के दौरान मानव की जो सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा है, इसके बारे में इसके इस पूरे संपूर्ण विचार पर एक तरह से हमला होता है और आपदाएँ जो हैं वो एक ऐसा समय होती है जब राज्य तंत्र में कई संगठनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि लोग जो हैं राज्य से सुरक्षा की भावना की मांग करते हैं और आपदा के समय उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ये जो भावना है वो प्रभावित हुई है। अगर इस आपदा की वजह से हानि बहुत ज़्यादा हुई है तो इस तरह की संभावनाएँ होती हैं कि लोग ऐसा महसूस करें कि उनकी जो एक राज्य से उनकी जो एक अपेक्षा थी सुरक्षा की वो प्रभावित हुई है। तो इस तरह मानवीय संबंध जो कि मानव शास्त्रीय जाँच में एक सुसंगत विषय है क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस के बारे में क्योंकि जब मानव शास्त्र की बात करते हैं तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ मानव को पढ़ता है। तो उसमें जो मानव संबंध है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। उनमें बदलाव आ सकता है इन आपदाओं के समय क्योंकि आपदा जो है वो लोगों के बीच संघर्ष और फूट इस तरह की चीज़ों को पैदा करने की क्षमता रखती है। जो प्रतीकवाद या उन अर्थों को में जो चीज़ें समाज में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो समाज में हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो विभिन्न प्रतीक के रूप में समाज में स्थापित हैं, वो भी मानव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है और आपदाएँ जो हैं वो नए प्रतीकों को गढ़ने और पुराने प्रतीकों को ध्वस्त करने का पर्याप्त अवसर देती हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम देखें भूकंप या चक्रवात इस तरह की जो आपदाएँ हैं, तो वो उस स्थान की वास्तुकला और परिदृश्य को बदल देती हैं। तो ये जो मानव के संदर्भ में या उस समुदाय या समाज के संदर्भ में जो प्रतीक थे, जो उनकी वास्तुकला थी, जो उस समय के और आर्टिफैक्ट्स थे, वो बदल जाते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक विचारों को नए सिरे से निर्मित वास्तुकला में प्रतिबिंबित होने के लिए एक पर्याप्त स्थान मिलता है और आपदा जो है वो पुनर्निर्माण के नाम पर नए चिन्ह और प्रतीक जो है वो निर्मित करती है। आपदाएँ मानव व्यवहार को भी काफ़ी हद तक बदलती हैं। पुरातत्व और ऐतिहासिक अध्ययन जो हैं वो पिछली आपदाएँ आपदाएँ जो होती हैं, जो इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं और इन घटनाओं के कारण क्षति की जो सीमा है और समाज में सामूहिक रूप से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको कैसे सँभाला जाए और इसके बारे में अलग-अलग तरीके की जो संबंधित जानकारी है, वो प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन के लिए आपदा के क्षेत्र में उन विभिन्न कारकों की गहन समझ की आवश्यकता होती है, जो लोगों को आपदा की घटनाओं से पीड़ित होने में भूमिका निभाते हैं और संकट के समय आपदाएँ जो हैं वो गरीबी के खतरे को समझने का अवसर देती हैं, कि उससे किस तरह के रिपरकशंस हो सकते हैं। अ, वर्ग जो है, क्लास जो है, वो इसमें एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, जो आपदा घटना की प्रगति और मंदी के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार अशिक्षा, भुखमरी, विकृति, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, शोषण, प्रवासन और लोगों को उनके मूल स्थान से विस्थापना कुछ ऐसे विषय हैं जिसे आपदा के संदर्भ में समझने और तलाशने की आवश्यकता है। आपदा से न केवल लोगों की जान-माल की हानि होती है, बल्कि ये समाज में पहले से मौजूद विभिन्न दरारों या दोष जो होते हैं, उनको भी सामने लाती है और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करती है, जहाँ बाहर से लोग आ सकते हैं और उन सभी आकस्मिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। भूकंप जैसी जो आपदाएँ होती हैं,
वो नए सिरे से चीज़ों को बनाने का अवसर भी देती हैं और ऐसे आप ये जो आपदाएँ होती हैं, ये ऐसे समय भी होती हैं जब घरेलू हिंसा भी बढ़ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपदाएँ तनावपूर्ण समय होती हैं और उभरती आपदा की जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो लोगों पर बहुत सारे प्रेशर्स क्रिएट करती है, बहुत सारी उनसे अम, माँग होती है उस समय में उस परिस्थिति से निपटने के लिए, तो जिनके साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है और अधिकांश हिंसा जो है वो घरेलू स्तर पर श्रम विभाजन से जुड़ी हुई होती है। तो आर्थिक संसाधनों और आजीविका के अवसरों में कमी जो है वो जीवन में अनिश्चित और भविष्य को अप्रत्याशित बनाती है। इसके कारण लोग नौकरियों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं। आपदा जो अ, आपदा प्रेरित जो प्रवासन है, जो इमिग्रेशन जिसे हम कहेंगे माइग्रेशन और इमिग्रेशन के कारण बहुत सारे ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोग और न अम, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपदा के समय सामने आते हैं जिनके बारे में अध्ययन करना और उनके उनको समझना और उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उनको संभालने की ये तलाशना ज़रूरी होता है। तो अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन को परिभाषित करें, तो इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प है कि मानव विज्ञानियों ने आपदा को किस प्रकार परिभाषित किया है। ये आपदा जैसे जो शब्द हैं उनको परिभाषित करने और समझने में मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है उसका उपयोग करना उसका एक पहलू है और परिभाषाएँ जो हैं उन परिभाषाओं से के तहत आपदाओं से निपटने और उनका प्रबंधन में की जाने वाली कार्रवाई की दिशा जो है वो उसका एक दूसरा पहलू है और वो ये भी बताती है या निर्देशित करती है कि हम किस प्रकार से उन आपदाओं से निपट सकते हैं। हालाँकि जो मानव विज्ञानी हैं वो विद्वानों का कोई एकमात्र ही समूह नहीं है जिन्होंने इस शब्द की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विद्वान हैं, अलग-अलग एकेडमिशियंस हैं जिन्होंने आपदा पर काम किया है और इसको परिभाषित करने, समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस शब्द की जो सबसे आम परिभाषा है या जिसे हम कहेंगे आम जो समझ है वो हम कह सकते हैं कोई ऐसी घटना जिसे हम कहेंगे नेचुरल डिज़ास्टर की तरह अलौकिक घटना में स्थित होती है और व्यापक रूप से माना जाता है कि आपदाएँ तब घटित होती हैं जब अ, ज अगर हम मानव शास्त्रीय नज़रिए से देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो ये माना जाता है कि कहीं किसी समुदाय या किसी समाज के लोगों के बीच में अगर उनके देवता या उनका जो रिलीजियस फेथ है, अगर वो उनसे नाराज़ हैं या वो उनसे क्रोधित हैं, तो आपदा की जो घटनाएँ हैं, वो घटित होती हैं। और इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, जहाँ विनाशकारी घटनाओं को मानव के पापों की सज़ा के रूप में देखा जाता है। इसका एक बहुत रीसेंट अगर हम उदाहरण देखें तो जो 2013 में जो केदारनाथ की जो आपदा है उसमें भी ये माना जाता है, अगर मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो ये माना जाता है कि ये एक तरह से प्रकृति का या जो भगवान का एक सज़ा के रूप में इसको देखा जाता है। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो ही दरअसल अलौकिकता के भाव के साथ हुई है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ऐसी घटनाएँ जो हैं वो मानवीय नियंत्रण से परे हैं और इन्हें केवल किसी प्रकार के दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो मानव शास्त्र का धर्म के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो यहाँ बहुत एप्लीकेबल है। तो जो विज्ञान में प्रगति और के संदर्भ में भूकंप है, चक्रवात है, बाढ़ है, इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, इनके कारणों को जानने के बाद भी जब किसी आपदा के कारण बड़े पैमाने पर जीवन की हानि की बात आती है, तो लोग दैवीय हस्तक्षेप पर ही विश्वास ज़्यादा करते हैं। अगर मानव विज्ञान लोगों के ग्लोबल अगर हम अप्रोच की बात करें, जो वैश्विक दृष्टिकोण को जानने में रुचि रखता है, तो मानव विज्ञान के दायरे में न केवल ये परिभाषित करना उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि मानव विज्ञानी आपदाओं के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी समझना कि लोग इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। जो
कि उनकी दर्द और पीड़ा का कारण बनती हैं। इस संदर्भ में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम मानव शास्त्र के कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इथॉस, इडॉस पढ़ते हैं, या फिर हम क्लिफर्ड रीड्स के संदर्भ में कह सकते हैं जिन्होंने थिक और थिन कल्चर की बात की थी। तो सिर्फ मानव शास्त्री उस घटना के बारे में क्या समझते हैं या उसको कैसे देखते हैं या उनकी उसके बारे में क्या राय है, इसके साथ-साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस समुदाय या जिन लोगों के बीच में घटना हुई है, वो उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे समझते हैं, उनकी क्या राय है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ फिर से वैकल्पिक तरीकों को समझने का जो फ़ोकस है, केंद्रीय मानव शास्त्रीय स्थिति जो है, उसमें लोग और विद्वान वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। मानव शास्त्री इसे स्वयं परिभाषित करने के अलावा ये जानने में भी रुचि रखते हैं कि लोग इसे कैसे परिभाषित करते हैं। मतलब कि जो जन केंद्रित परिभाषाएँ हैं, जो वास्तव में उनके दुःख और अनुभवों पर आधारित होती हैं। प्रकृति में जो उनकी दार्शनिकता है प्रकृति को लेके, उससे संबंधित वो कैसे उसको आँकते हैं, उसका आकलन कैसे करते हैं और लोग उन स्थितियों के बारे में बहस और सवाल करते हैं, जिससे कि वो प्रभावित हुए हैं। तो आपदाओं के कारण जो होने वाली पीड़ा है, उसको समझने की दिशा में निर्देशित जो धार्मिक दर्शन है, जो उनका उनका फिलॉसॉफिकल दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वास्तव में कि दुःख से कैसे बचा जाए, बल्कि या फिर कि जो कष्ट है या जो व्यक्तिगत हानि है या जो शारीरिक उनको पीड़ा है, उसको कैसे सहनीय बनाया जाए, ये उसका फिलॉसॉफिकल अप्रोच है, इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न को विभिन्न धार्मिक दर्शनों में अलग-अलग तरीकों से समझा गया है। जैसे कि हिंदू धर्म के संदर्भ में इस मुद्दे को समझते हुए ये माना जाता है कि ये कर्म की धारणा है, जिसका उपयोग दुःख के कारण को परिभाषित करने और समझने के लिए किया जाता है। और इसके संदर्भ में एक सोशल साइंटिस्ट है अनु कपूर और वो ये लिखती हैं कि कर्म एक अवशोषक है, जो न केवल एक प्रेरक है बल्कि ये दर्द और दुःख को भी सोख लेता है। तो इसके अलावा वो समझ एक फ़ोक मॉडल यानी कि लोक संस्कृति से संबंधित एक लोक मॉडल के बारे में भी बात करती हैं, जो अवशोषण पर आधारित नहीं है। लेकिन जो एक अपील पर आधारित है कि कैसे वो लोगों के बीच में कैसे उनको प्रभावित करता है। तो इससे उनका तात्पर्य है कि वो जो लोक मॉडल है वो विभिन्न स्थानीय देवताओं की समझ पर आधारित है, जो लोगों ने अपने लिए दुःख लाने वाले कारकों में से एक के रूप में समझा है या जाना है। और जो बाढ़ जैसी आपदाओं पर जो एथनोग्राफिक रिसर्चेज़ हुई हैं, जो अध्ययन हुए हैं, उनसे ये पता चलता है कि घटना की जन केंद्रित परिभाषा और जो समझ है, वो घटनाओं की नौकरशाही या प्रशासनिक परिभाषाओं से बहुत अलग है। तो ऐसे ही एक अध्ययन में ये भी बताया गया है कि लोग बाढ़ जैसी आपदाओं को परेशानी या एक समस्या के रूप में देखते हैं और वे उनसे बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में उससे संबंधित बहुत सारी कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं, जिनसे उन्हें एक समुदाय को बाढ़ के दौरान गुज़रना पड़ता है। इसके विपरीत जो स्थानीय प्रशासन है, वो बाढ़ को एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखता है, जिससे निपटने के लिए पूर्व निर्धारित एक प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है और इससे जो इसके लिए जो मानदंड हैं, वो 2 अलग-अलग सेट के रूप में सामने आते हैं। पहला तो जो प्रशासनिक या नौकरशाही मानदंड है और दूसरा आकस्मिक या क्षेत्रीय मानदंड है। तो ये तर्क दिया गया है कि अलग-अलग मानदंडों के उद्भव के कारण आपदा प्रबंधन का जो प्रयास है वो उन लोगों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते हैं, जो वास्तव में उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तनाव और हताशा भी पैदा होती है और जो स्थिति है उसको राज्यतंत्र और लोगों के बीच एक हम कह सकते हैं कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं जिनसे कि एक हिंसक हिंसक झड़प में बदल सकती है, उसकी क्षमता होती है। और यही कारण है कि आपदा को कौन किस प्रकार परिभाषित करता है, ये आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ-साथ अ, ये जानना कि राज्य किसी आपदा को कैसे परिभाषित करता है, उससे पहले ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो मानव शास्त्रीय परिभाषा और समझ जो है या उनके जो अध्ययन है, उनको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक ढाँचा दे सकता है, जो मानव शास्त्र का अध्ययन है। राज्य द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था और इस अधिनियम के अनुसार आपदाओं को परिभाषित
किया गया है, जिसमें कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से या किसी दुर्घटना से या किसी लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना या कोई गंभीर घटना जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की भारी हानि या मानवीय पीड़ा की क्षति होती है और संपत्ति का विनाश या संपत्ति को क्षति या फिर पर्यावरण का क्षरण, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं और इसके परिमाण इसका जो परिमाण है वो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की जो उस आपदा से निपटने या उसका मुकाबला करने की जो क्षमता है, क्योंकि वो कम होती है और इसका जो परिमाण होता है, जो आपदा का परिमाण होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। पहला तो ये है कि हम ये समझें कि आपदा दरअसल उसको हम कैसे विस्तारित या कैसे उसको हम समझ सकते हैं। तो इसके 4 कारण बताए गए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, कोई दुर्घटना या फिर कोई लापरवाही जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है, जिसमें जीवन और संपत्ति के नुकसान के अलावा पर्यावरण भी शामिल होता है। और दूसरा ये कि जो आपदाओं की जो भयावहता है, उससे मुकाबला करने की किसी भी समुदाय की क्षमता कैसी है। तो कई बार ये देखा जाता है कि जब आपदाओं की भयावहता बहुत अधिक होती है और क्षमता जो समुदाय होता है उसकी जो क्षमता है वो क्षीण पड़ती है, ऐसी स्थिति में समुदाय को इन स्थितियों से निपटने के लिए बाहरी मदद और समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम किसी आपदा के संबंध में किसी समुदाय की क्षमता का आकलन करते हैं, तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो उस परिवेश में जो आपदा है, उसके क्या आयाम हैं। तो ये जो आपदाएँ होती हैं, केवल भौतिक घटनाएँ नहीं होती हैं, जो समय और स्थान पर घटित होती हैं, बल्कि कई बार समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और जो संरचनात्मक जो उसका स्ट्रक्चरल जो मैट्रिक्स है, उसमें अंतर्निहित होती हैं। तो मानव विज्ञानी इन खतरों और आपदाओं के बीच में अंतर करते हैं। कैसे? जैसे कि जब खतरों की बात करते हैं तो वो खतरों में लोगों और परिवेश को नुकसान पहुँचाने की क्षमता होती है। लेकिन ये आपदाएँ मानव शास्त्रियों के अनुसार ये आपदाएँ तब होती हैं जब ये खतरे उन कमज़ोर समूहों तक पहुँचते हैं जो कि जिनकी क्षमता इनसे निपटने की नहीं होती है या कमज़ोर होती है। तो आपदाओं के प्रति जो प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है वो आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित बड़ी संख्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय ये देखने में अधिक रुचि रखता है कि जो ज़मीनी स्तर है उस पर किस तरीके की समस्या है या उसके संदर्भ में क्या वास्तविकता है। अगर हम राजनीतिक मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जो ये प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है, ज़मीनी स्तर पर राजनीति से संबंधित है और उन लोगों के विभिन्न समूहों के बीच किस तरह से संघर्ष उभरता है, इसको समझने का अध्ययन या प्रयास करता है। इसी प्रकार आपदा अध्ययन में प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण सूक्ष्म स्तरीय मुद्दों और आपदा के उद्भव में उनकी भूमिका से संबंधित है। मतलब कि माइक्रो लेवल पे छोटे-छोटे समुदायों और लोगों के बीच में आपदा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको समझने और उस आपदा के उद्भव में उनकी क्या भूमिका रही है, इसको समझने का प्रयास करता है। तो पहले से मौजूद स्थितियों को किसी घटना या खतरे से ट्रिगर मिलता है जो आपदा की ओर ले जाता है। जैसे कि 1984 में अगर हम जो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी और ये कंपनी की ओर से एक लापरवाही थी और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन की जो योजना थी, उसकी भी कमी थी कि ऐसी जिसने कि एक ट्रिगर की तरह काम किया और ऐसी गतिविधियों के प्रभाव का आकलन किए बिना ही विकासात्मक गतिविधियों को लागू करने के में जो जल्दबाजी हुई उसके कारण जो विभिन्न अध्ययन हुए हैं वो ये कहते हैं कि उसके कारण ये जो सन 84 में भोपाल गैस त्रासदी हुई उसका उसमें ये एक महत्वपूर्ण कारण था। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन के चरणों की। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो आपदा प्रबंधन जो है उसमें 2 चरण होते हैं, एक प्री डिज़ास्टर यानी कि पूर्व चरण और एक पोस्ट डिज़ास्टर। तो ये जो चरण है ये क्षमता निर्माण और जो वल्नरेबिलिटी है उसमें कमी के कारण जो जो पूर्व चरण है वो और उसके वो होता है या हम कह सकते हैं कि वो उसका एक प्री फेज है और राहत और प्राप्ति या पुनर्वास जो है वो उसका पश्चात चरण यानी कि पोस्ट डिजास्टर फेज है। तो आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है उसका
मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का केंद्रीय फोकस जो है वो लोगों को प्रबंधन योजना के केंद्र में रखना है। मतलब जो उनका फोकस है वो ये होना चाहिए, जो लोग हैं, समुदाय हैं, समाज हैं, वो उनका केंद्र होना चाहिए अनुसंधान का, और प्रबंधन योजनाएं जो बनाई जाएं उनका भी। मानव शास्त्री जो है, मानव विज्ञानी जो है वो लोगों और विभिन्न राहत और पुनर्वास जो एजेंसियां हैं, रिहैबिलिटेशन एजेंसीज जो हैं, उनके बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं एक सेतु का काम करते हैं, और ये लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों के लिए जो ये जो एजेंसियां हैं, क्योंकि उनको इस बारे में बहुत गहन समझ नहीं होती है, इसलिए भी यहाँ पर मानव शास्त्रियों का जो की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये देखा गया है कि लोग जो है वो एजेंसियों से मिलने वाले राहत और पुनर्वास पैकेज से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसके पीछे का कारण जो है वो आपदा और इसके प्रभाव में राहत एजेंसियों की धारणाओं, जो उनकी धारणाएं हैं, जो उनकी समझ है, उनकी कमी है, और उनको जो उनका पूरा करने का जो उनका तरीका है, वो उसमें एक जमीनी स्तर की जो समझ है उसकी कमी एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। तो इसलिए भी इस संबंध में मानव शास्त्रीय ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, मतलब कि समुदाय से संबंधित जो आपदा है उसके लिए तैयारी किस तरह की जा सकती है। तो किसी भी आपदा की जो घटना है उसके दौरान समुदाय जो है वो संपर्क का पहला बिंदु होता है। आपदा की तैयारी की किसी भी योजना में समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। और ये जो कम्युनिटी बेस्ड जो दृष्टिकोण है, इसमें भेद्यता मानचित्रण, संसाधन मानचित्रण और सुरक्षित मार्ग मानचित्रण जैसे पार्टिसिपेटरी तरीकों के माध्यम से योजना जो है वो लोगों को इन इन योजनाओं के चरणों में लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। भेद्यता मानचित्रण जो है वो ये समझने में मदद करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन से क्षेत्र असुरक्षित हैं। सुरक्षित मार्ग मानचित्रण जो है वो उन स्थानों और मार्गों को जानने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग आपात स्थिति में किया जा सकता है। और संसाधन मानचित्रण उन स्थानों का पता लगाने में मदद करता है जो आपदा के दौरान और उससे पहले संसाधनों के भंडारण के लिए सुरक्षित होते हैं। तो जो ये कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस जो योजना है, इसके क्षेत्र में जो कमजोर समूहों की मैपिंग शामिल होती है, और ये मानचित्रण अभ्यास जो है वो आपदा आने से पहले योजना बनाने में मदद करता है और लोगों को किसी भी आपातकालीन घटना के लिए तैयार रहने की जो उनकी क्षमता है उसका वर्धन करता है। ये जो कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस है, इसके अन्य जो घटक हैं जिसमें जो सोशल वर्कर्स हैं, जो स्वयं सेवक हैं, इनकी स्थानीय टीमें बनाना शामिल होता है जो आपातकाल के समय में मदद कर सके। और इस योजना में किसी विशेष क्षेत्र में आपदा के इतिहास और पिछली आपदाओं में हुई क्षति और मात्रा और उसकी सीमा को समझना भी शामिल होता है, जिससे कि जो भविष्य में घटनाएं हैं उनके लिए एक बेहतर तैयारी की जा सके। तो इस तरह इस कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के संबंध में जो मानव शास्त्रीय कार्य और ज्ञान आपदा प्रबंधन की तैयारी के चरण से ही उनकी उपयोगिता होती है, और वो वहीं से उनका उनका जो उनका ज्ञान और अध्ययन जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे बात आईसी मॉडल की, यानी कि इंफॉर्मेशन, सूचना, एजुकेशन, ज्ञान और कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में जानकारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को आपदा, उसके उद्भव और प्रगति के बारे में सूचित करने की बेहद ज़रूरत होती है, और उन्हें आपदाओं के दौरान राहत के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे दवाओं, अस्पतालों, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अनुपालन के लिए सूचना के स्रोत की विश्वसनीयता जो है वो महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर किसी आप ऐसे समय में जिस समय कोई आपात स्थिति है, अगर उस समय गलत सूचनाओं का संप्रेषण किया जाएगा तो वो और भी भयावह स्थितियां पैदा कर सकता है। तो यदि लोगों को अनुभव होता है कि आपदा के संबंध में जानकारी सटीक नहीं है, तो वे निकासी संदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। गैर विश्वसनीय और इररिलायबल जो जानकारी है उसके कारण वो जो संकट से गुजर रहे लोग हैं उनकी उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है
उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम लागू किया गया है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम है, इसके 2 खंड हैं जो विशेष रूप से आपदाओं से संबंधित चेतावनी और अन्य जानकारी संप्रेषित करने के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी आपदा के दौरान सूचना की जो सटीकता है उसको सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में कुछ ऐसे कदम हैं जो कि जो आपदा सूचना की जो हम कह सकते हैं कि जो आपदा के चक्र में प्रत्येक चरण में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की ठोस समझ विकसित कर सकता है। अ, हम कह सकते हैं कि जो आपदा सूचना की जो सटीकता है उसको सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं, जिसमें कि मीडिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसमें प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार और व्यापक जन जागरूकता शामिल है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया के हर पहलू में सटीकता सुनिश्चित की जाती है। इसमें भौगोलिक क्षेत्र और प्रभाविकता, समुदायों की पृष्ठभूमि, जानकारी, तथ्य, आंकड़े और सूचना के जो स्रोत की विश्वसनीयता जो है वो महत्वपूर्ण होती है। संभावित समस्याओं का पता लगाने और डेटा की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से डेटा का ऑडिट किया जाता है। विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाता है और बाहरी स्रोतों से जो तुलना करके डेटा की जो सटीकता है उसको सत्यापित यानी कि वैलिडेट किया जाता है। भेद्यता आकलन के माध्यम से जो डेटा है उसका डॉक्यूमेंटेशन और प्रसंस्करण प्रणालियों में सुरक्षा कमजोरियों की पहचान की जा सकती है। और ये ऐसे समय में ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो गैर विश्वसनीय और जो गलत जानकारियां हैं वो संकट से गुजर रहे लोगों तक ना पहुंचे, और जिससे कि स्थितियों को संभालने में आसानी रहे। इसके अलावा जो इंडिजिनस नॉलेज है यानी कि जो स्वदेशी ज्ञान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपदा के समय में। जैसे कि इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि सुनामी के समय का है, जो कि बहुत ही सर्वविदित है कि सुनामी के समय जहां और लोग और जगहों पे और भौगोलिक क्षेत्रों में इतना जान माल का खतरा और इतनी हानि हुई, वहीं पे जो ट्राइबल्स थे, जो अंडमान में जो ट्राइबल्स थे, क्योंकि उनको उनको इस तरह का ज्ञान था, उनकी जो इंडिजिनस नॉलेज थी, जिससे कि उन्हें इस बात का आभास हो गया था, जिससे कि वो जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र हैं वहां पर वो विस्थापित उन्होंने अपने आप को कर लिया, जिसकी वजह से जो ट्राइबल जो समूह थे उनमें जो जान माल की हानि थी वो कंपैरेटिवली बहुत ही नगण्य थी। तो जो स्वादेशिक और जो पारंपरिक ज्ञान है इस पर आधारित जो स्थानीय ज्ञान है उसका एक रूप से जो उसको मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित किया जाता है। तो इस ज्ञान में विभिन्न तरीके शामिल होते हैं, जिसमें जो आपदा के लिए पर्यावरण में संकेतों की व्याख्या करते हैं, जो अभी हमने सुनामी के संदर्भ में जो बात करी, और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए लोग जिन तंत्रों का उपयोग करते हैं वो भी शामिल हैं। आपदा के जोखिम जो है उसके न्यूनीकरण में स्वदेशी ज्ञान को शामिल करने से बेहद मदद मिल सकती है। समुदाय बाढ़ और चक्रवात जैसी खतरनाक स्थितियों जो समुदाय इनके करीब रह रहे हैं वो इनसे निपटने के लिए स्वदेशी तरीके तैयार कर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित जो आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति है, उसमें बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए ज्ञान प्रबंधन पर एक अलग से पूरा ब्लॉक जो है वो संपर्कित किया गया है। इसके बाद हम जो आपदा है वो अर्बन कॉन्टेक्स्ट में यानी शहरी संदर्भ में उसके बारे में उससे हम निपटने के क्या तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मानव शास्त्रीय ज्ञान का किस तरीके से उसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो जो मानव विज्ञानी है वो शहरी आपदाओं और उनसे निपटने वाले संगठनों का अध्ययन कर सकते हैं। वो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की एक इन डेप्थ एथनोग्राफिक रिसर्च कर सकते हैं। संगठनात्मक संरचना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, घटनाओं को अर्थ देने और उन्हें आपदाओं के रूप में लेबल करने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना, और संकट के दौरान जो स्टेट की जो मशीनरी है उसके व्यवहार का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी संगठन को आपदा की स्थिति में उसकी अपेक्षित भूमिका और उसकी वास्तविक उपलब्धियों के संदर्भ में समझा जा सकता है, और एक गहन मानव शास्त्रीय समझ जो है वो किसी भी संगठन की अपेक्षित भूमिका और उस संगठन की जो उनकी
सीमाएँ या उनकी जो उपलब्धियाँ या जो उनकी विसंगतियाँ हैं, उनके कारणों को सामने ला सकती है और इससे संगठन की सीमाएँ और कमियाँ जो हैं, उन पर विचार करने में मदद मिलती है और एक बेहतर आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र जो हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसका और जिसका एक कारण हम सभी जानते हैं, जो कंक्रीट की जो इमारतें हैं और जो किसी भी चरम घटना से नष्ट होने पर अधिक क्षति का कारण बन जाती हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव विज्ञानियों के जो अवसर हैं या उनका जो अनुसंधान है, उस पर हमने अभी चर्चा की। इसके अलावा उनका जो ज्ञान और अनुसंधान करने का जो तरीका है, वो कुछ ऐसा होता है जो आपदा प्रबंधन के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण को महत्व देता है और एथनोग्राफिक जो रिसर्चेज़ होती हैं, उनके माध्यम से ये जानने की ये मानवशास्त्री ये जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम कैसे बेहतर प्रबंधन करके जो हानि है, जान-माल की हानि, संपत्ति की हानि, उसको हम न्यूनतम कर सकते हैं। तो यही कारण है कि आपदाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले जो मानव विज्ञानी हैं, उनके पास मानवीय क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, वो आपदाओं और उनके परिणामों से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए हैं और वो तात्कालिक राहत से लेकर दीर्घकालिक राहत तक उनके प्रयास शामिल हैं। पुनर्निर्माण, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो डब्ल्यूएचओ है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उनकी आपदाओं से निपटने की अलग-अलग शाखाएँ हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के पास भी आपदा सहायता और के लिए आपदा अलग-अलग उन्होंने संस्थाएँ बना रखी हैं। स्कैंडिनेविया में भी अलग-अलग संस्थाएँ हैं। अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पर विभिन्न आपदाओं से निपटने के उनके अपने तरीके हैं और उनके राहत और पुनर्वास की भी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे कि कुछ सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस जैसे कि रेड क्रॉस है, रेड क्रिसेंट है और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, वर्ल्ड विजन है, ऑक्सफैम है, सेव द चिल्ड्रन है। इस तरह की बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी हैं जो आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति के मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इस तरह के कई संस्थान और कई भारतीय विश्वविद्यालय भी हैं जो आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम चलाते हैं, जो इस विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों के लिए अपार अवसर खोलती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं जो पूरी तरह से आपदाओं के अध्ययन के लिए समर्पित हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ की छठी रूपरेखा परियोजना, जिसका शीर्षक है चरम घटनाओं को एकीकृत स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, साक्ष्य, तरीके और उपकरण, यानी कि एविडेंसेस, स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स। तो जिसमें मानव विज्ञान उनके शोध दल के सदस्य और समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार जो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र है, वो बहुत ही अत्याधुनिक, अग्रणी अनुसंधान और सामाजिक सेवा के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो कि इस धरती को एक रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टूल्स और टेक्निक्स की। तो जैसा कि जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है, वो पारंपरिक मानव विज्ञान से इस अर्थ में भिन्न है कि पारंपरिक मानव विज्ञान दुनिया भर में के विभिन्न समुदायों और संगठनों द्वारा सामने लाए जाने वाले सामयिक मुद्दों को हल करने में ज्ञान का उपयोग करता है और जो व्यवहारिक मानव विज्ञान है, वो लुप्तप्राय समूहों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को इन मुख्य मुद्दों पर सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विभिन्न मानवशास्त्रीय तरीकों का उपयोग करते हैं इन एस्पेक्ट्स को सुनिश्चित करने में। वास्तविक दुनिया में की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए व्यवहारिक मानव विज्ञानी किसी समूह या संगठन का अध्ययन करते समय जो जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों को अपनाते हैं और फिर योजनाओं और नीतियों के उचित निर्माण के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात करें, तो इसमें उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण और तकनीकों को समझने के लिए हम एक ऐसी ही किट का इस्तेमाल करते हैं, जो वांछित व्यवहारिक मानव विज्ञान अनुसंधान में फिट होती है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में मानव विज्ञानियों द्वारा अपनाई गई जो
पारंपरिक पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और फिर जो समसामयिक जो पद्धतियाँ हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पारंपरिक तकनीकें हैं, तो व्यवहारिक मानव विज्ञान द्वारा उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण पारंपरिक तकनीक जो है, उसमें से एथनोग्राफिक रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, तकनीक है, जिसके तहत मानव विज्ञानी विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन के तहत उनकी जो संस्कृति है उसमें सीधे भाग लेते हैं। यानी कि व्यवहारिक शोधकर्ताओं के रूप में मानव विज्ञानी को डेटा संग्रह और विश्लेषण में उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो जो ज्ञान है उसके अनुप्रयोग के लिए उचित दस्तावेजीकरण, व्याख्या और माध्यमिक डेटा स्रोत जो है उनके उपयोग की आवश्यकता होती है। तो प्रत्यक्ष मतलब जो पार्टिसिपेटरी हम कह सकते हैं जो तकनीक है, इस तरह की तकनीकों से की मदद से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा सीखना, मतलब कि उनकी लोकल लैंग्वेज, जिसके बारे में मेलिनोस्की ने भी चर्चा की थी। और उनका ये मानना था कि जब कोई भी स्कॉलर किसी भी फील्ड में अनुसंधान करने जाता है, उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनकी स्थानीय भाषा को पहले सीखे। ऑडियो विजुअल अगर हम समसामयिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, इसके माध्यम से डेटा रिकॉर्ड करना और उसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए जो SPSS जो पैकेज आया है, जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है, उसके विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा जो डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से कि SPSS एक है। इसके अलावा जो मांगी गई जानकारी है, उसके आधार पर योजनाएं और नीतियां तैयार की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई की जाती है। जो पारंपरिक उपकरण है और तकनीक है, इसके अलावा मानव विज्ञानी जो है वो व्यवहारिक क्षेत्र में क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक और साथ में क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न अ, नवीन तकनीकों का भी उपयोग करते हैं, जिनमें से कि कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समय के साथ-साथ जो विभिन्न परियोजनाएँ और कार्यक्रम हैं, उन पर काम करने वाली जो एजेंसियाँ हैं और व्यक्तियों की जो बढ़ती हुई माँगें हैं, उनको पूरा करने के लिए पद्धति संबंधी जो उपकरण हैं, वो अधिक परिष्कृत और समय कुशल हो गए हैं, क्योंकि जो प्रतिभागी होते हैं वो हम अवलोकन जैसी जो मानव शास्त्रीय तकनीकें हैं, वो व्यापक और समय लेने वाली हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि मेलिनोस्की की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स के बीच में जो काम किया था, तो उनका जो फील्ड वर्क था वो भी बहुत लंबा था और उनका ये मानना था कि अगर आपको किसी समुदाय के बारे में जानना है, तो आपको वहाँ पे एक व्यापक समयावधि देनी पड़ेगी, जिससे कि आप उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी समझ सकें। तो व्यावहारिक मानव विज्ञानी जो है वो ऐसे उपकरण और तकनीक लेकर आए हैं जो इस समय पूरी सटीकता के साथ काफ़ी कम समय में परिणाम प्रदान कर सकते हैं। ये तकनीक जो है वो किसी रुचि के जो शोध है उसके प्रकार के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं या फिर कई बार ओवरलैप भी कर सकती हैं। जो गुणात्मक और मात्रात्मक जो अनुसंधान है, दोनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ जो उपकरण हैं या जो तकनीक है, उनमें कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में हम जब बात करते हैं, तो रैपिड असेसमेंट प्रोसीजर एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें मानव विज्ञान में क्योंकि डेटा संग्रह जो है वो एक उपकरण है, जिसमें जिसे उन परियोजनाओं में लागू किया जाता है, जहाँ छोटी समय सीमा निर्धारित की जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समस्या का संभावित समाधान देने के लिए तेज़ी से डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो रैपिड असेसमेंट प्रोसीजर होती है, जो स्थानीय परिस्थितियों और ज़रूरतों, सूचना, दृष्टिकोण और प्रथाओं के बारे में तेज़ी से व्यक्तिपरक मूल्यांकन को निर्देशित करने के लिए कुशल तकनीक इसके तहत प्रदान की जाती है। तो अधिकांश जो ये रैपिड असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, वो अल्पकालिक लागू परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई जो एथनोग्राफिक प्रक्रियाएँ हैं, उन पर निर्भर करते हैं और इसमें उपयोग की जाने वाली विशिष्ट जो तकनीक हैं, उनमें औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार यानी कि फॉर्मल इंटरव्यूज़ और इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, चर्चा, प्रतिभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, मल्टी स्केलर अनुसंधान, सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए सहभागी कार्रवाई अनुसंधान जिसे कि हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहते हैं,
फ़ोकस समूह चर्चा यानी कि फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन, ये सारी तकनीक उपयोग की जाती हैं। किसी भी योजना का मूल्यांकन के लिए जो त्वरित और प्रभावी मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए रैपिड असेसमेंट प्रोसीजर जो है उसका उपयोग अन्य रणनीतियों के साथ भी किया जा सकता है और इसके अलावा इसका उपयोग उद्यम चक्र के विभिन्न चरणों में परियोजना नियोजन के साथ-साथ बातचीत और मूल्यांकन पूरा करने के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए जो रैपिड असेसमेंट प्रोसीजर है, ये एक उपकरण के रूप में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों और आबादी में फिट हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ़ोकस समूह चर्चा यानी कि फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन पे। तो फ़ोकस समूह साक्षात्कार जो है वो एक रैपिड इवैल्यूएशन जो है उन प्रक्रियाओं में सबसे व्यापक रूप में इसका उपयोग किए जाने वाली तकनीक है और काफ़ी लंबे समय से व्यावहारिक मानव विज्ञानी किसी विशेष समुदाय में विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि विपणन विशेषज्ञों ने इस तकनीक का उपयोग आबादी की ज़रूरतें, पसंद, नापसंद इनको पहचानने के लिए ताकि जो ग्राहक की जो उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनको उनमें फिट हो सके इस तरीके की वस्तुओं को की संभावना को बढ़ाया जा सके। इस संदर्भ में इन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। उत्तरोत्तर जो सामाजिक शोधकर्ता हैं उनका फ़ोकस समूह जो तकनीक है वो उ उ उससे संबंधित जो उपयोग है वो बढ़ता रहा है और इस पद्धति का उपयोग करने वाले मानवशास्त्रीय विश्लेषकों और मानवशास्त्रियों द्वारा जो व्यावहारिक विद्वानों के जो लेख हैं, उनकी बढ़ती संख्या से ये साबित होता है कि एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका लगभग 8 से 12% जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी दिए गए विषय के बारे में अ बात करते हैं और वो अपनी राय रखते हैं, अपना दृष्टिकोण उनका क्या है, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो इसमें जो कोई एक किसी विशेष समुदाय को लक्षित करके समूह के रूप में उसे चुना जाता है और आम तौर पर उन प्रतिभागियों का चयन किया जाता है जो एक ही मुद्दे से प्रभावित हों और जो दिए गए शोध विषय के बारे में सामूहिक अनुभव या जानकारी साझा करते हैं। तो इस समूह में एक मॉडरेटर होता है जो अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अनुमति देते हुए जो दिया गया विषय है उसकी उसमें जो चर्चा या जो बहस है उसका नेतृत्व करता है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है एक ऐसा वातावरण बनाना जो प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की भावना दे और जिसके उत्तर और विचार समान पृष्ठभूमि वाले अलग-अलग विचारों का जो एक पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय है उसको सामने लाने में मदद करें। मुख्य मुद्दों को की पहचान करने में मदद करें और इसके बेहतर समाधान को तैयार करने में मदद कर सकें। तो सभी शोध विधियों की तरह फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन जो है वो काफ़ी कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता की इसमें आवश्यकता होती है और एक व्यावहारिक मानव विज्ञानी के रूप में जो मॉडरेटर है उसको बहुत लचीला और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके अलावा जिस समस्या या विषय पर अध्ययन किया जाना है, उससे संबंधित जितने भी सैद्धांतिक और वैचारिक जो मत हैं, उनका एक ठोस आधार होना आवश्यक है। जो फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये एक संरचित बातचीत है और सभी विचारों या जो उनकी समझ है उसको समझने के लिए किसी को स्थानीय भाषा में जो मॉडरेटर है, उसकी दक्षता होना आवश्यक है। अनुवादक या दुभाषिया की सहायता से एफजीडी का संचालन करना संभव नहीं है। तो इस पद्धति के लिए समूह चर्चाओं को संभालने के लिए कुछ पूर्व प्रशिक्षण और अनुभव आवश्यक है क्योंकि बिना कोई भी बातचीत किए उन मुद्दों तक पहुंचा जा सके जो भविष्य में शोध के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक पूर्व कौशल की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रैपिड रूरल अप्रेज़ल की यानी कि तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन। तो रैपिड रूरल अप्रेज़ल जो है वो एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग व्यावहारिक मानव विज्ञानियों द्वारा ग्रामीण परिवेश में अनुसंधान के लिए किया जाता है और ये तकनीक जो है वो किसी किसी विशिष्ट मुद्दे पर स्थानीय लोगों का आकलन जो है और उनके लिए आवश्यक समाधानों के त्वरित मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम समझ सकते हैं, जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो रैपिड रूरल अप्रेज़ल है, उसमें शोधकर्ताओं की एक टीम होती है जो जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों के सहयोग पर विचार करते हैं। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और यदि कुछ वैज्ञानिक ज्ञान
से उनको सप्लीमेंट किया जा सके तो वो और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। तो रैपिड रूरल अप्रेजल जो तकनीक है इसका परिणाम एक रिपोर्ट के रूप में होता है जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि परियोजना डिजाइन करने में, चल रही परियोजनाओं को और वर्धित करने में, राष्ट्रीय नीतियों की समीक्षा करने में, इस तरीके की चीजों में रैपिड रूरल अप्रेजल का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग उन घटनाओं के दौरान किया जाता है जो लोगों के तेजी से मूल्यांकन की मांग करती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी। और इसीलिए जो रैपिड रूरल अप्रेजल है इसकी पहचान लोगों की बेहतरी के लिए तेज गतिविधि से की जाती है। इसके कई लाभ भी हैं, जैसे कि जो रैपिड रूरल अप्रेजल है वो किसी समस्या की त्वरित पहचान और उसके समाधान में सहायता करता है। ये प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित शोध के मामलों में भी फायदेमंद है और आपदा के बाद के अध्ययन जैसे राहत वितरण आदि जो क्षेत्र हैं उसमें भी सहायक होता है। मगर इसमें कुछ समस्याएं या इससे कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इस तकनीक में पूर्वाग्रह की संभावना होती है क्योंकि ये प्रभावित लोगों की जो दृष्टिकोण या जो दृढ़ता है उससे जुड़ा हुआ होता है और कभी-कभी उन लोगों का अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है जो किसी आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुए होते हैं। स्थानीय लोगों की उच्च भागीदारी के साथ अपेक्षाएं जो है वो हमेशा उच्च स्तर की होती हैं, जिसके बाद समस्याएं पैदा होती हैं अगर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाए तो। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की। तो जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है ये तकनीक 1980 के दशक में विकसित हुई थी और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहभागी अनुसंधान का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव शास्त्रीय पद्धति में एक भारी बदलाव देखा गया था और ये बदलाव जो है वो व्यवहारिक पहलुओं में भी देखा गया। हालांकि 1970 के दशक में के मध्य में जो मानव विज्ञानी हैं उनके बीच जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है उसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की गई, जब दलित, गरीब, उत्पीड़ित लोग हैं उनके उत्थान के लिए मानव शास्त्र की समझ को क्रियान्वित किया गया। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसकी नींव तब पड़ी जब इसका उपयोग शोधकर्ताओं और शोधार्थियों जो दोनों की सक्रिय भागीदारी के साथ समुदायों की बेहतरी के लिए किया जाना था। मतलब कि जो सहभागी अनुसंधान मूल्यांकन तकनीक है, शुरुआत में वो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को अ, अ, हम कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल था उसको सहभागी अनुसंधान मूल्यांकन इसलिए कहा गया था क्योंकि जो गांव है या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें इसका निरंतर अनुप्रयोग किया जाता था। ये तकनीक जो है वो बाद में अ, इस रूप में विकसित हुई या उसको इस रूप में जाना जाने लगा। जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है उसमें शोधकर्ता और स्थानीय लोग जो होते हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग करके समस्या की पहचान करने में किया जाता है और एक शोधकर्ता की भूमिका केवल पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना है, जिसका जो आदर्श उद्देश्य है वो स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण और उनकी क्षमता का विकास करना है। जो रैपिड रूरल अप्रेजल के विपरीत जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है वो एक लंबी प्रगति है जो काफी समय तक जारी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में समुदाय अपने हितों को संबोधित करने के लिए जो उनका एक्सपर्टीज है वो हासिल करते हैं और संभावित परिणामों का आकलन करते हैं और इसी तरह अपने लाभ के लिए प्रत्यक्ष अभ्यास भी करते हैं। तो इस तरह जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है वो ग्रामीण लोगों को उनके जीवन और परिस्थितियों की वास्तविकताओं को साझा करने, सुधारने और उनको सुधारने की अनुमति देता है, जो कि योजना बनाने और कार्य करने में मदद करते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल ऐसी तकनीक है जहां की ग्रामीण स्तर पर समस्याओं को पहचान करने में मदद मिलती है और नीतियों के उचित निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। ये तकनीक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मूल्यांकन के दौरान सामुदायिक स्तर पर निगरानी की गारंटी देता है और जो प्राप्त डेटा है वो अन्य तकनीकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और आमतौर पर किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। मगर साथ ही साथ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल्स के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि जो स्थानीय समुदायों की जो प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण इस प्रक्रिया में कभी-कभी आवश्यक समय और बजट जो है दोनों ही अधिक लग सकता है और क्योंकि अधीन समुदाय के सदस्यों के बीच कुछ राय हैं जो अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए एक शोधकर्ता के लिए सभी को एक साथ मिलाकर उनका सहयोग पाना कठिन हो जाता है, जिससे कभी-कभी टकराव की स्थिति भी बनती है। कुछ समुदायों में जो संप्रदाय हैं वो एक दूसरे पर प्रभुत्व की मंशा से जो निष्पक्ष डेटा का संग्रह करने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल कुछ की राय के साथ
ही इसको समाप्त किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएशन की। तो जो सहभागी क्रिया अनुसंधान है और मूल्यांकन, ये सहभागी विधियां अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए व्यक्ति और समूहों को जानबूझकर शामिल करती हैं जो एक पूछताछ जो किसी भी एक मुद्दे से प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा ये विधि जो है वो स्थानीय संस्कृतियों, विचारों, समस्याओं और दृष्टिकोणों का प्रतिबिंब बनाने की गारंटी देता है। सहभागी अनुसंधान और मूल्यांकन जो है उसके लिए जिन विधियों का आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनको 3 विशाल श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है और प्रत्येक जिसे हम संदर्भित कर सकते हैं। एक तो सहभागी अनुसंधान यानी कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च, दूसरा सहभागी क्रिया अनुसंधान यानी कि पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, और इसके अलावा भागीदारी मूल्यांकन यानी कि पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन या पार्टिसिपेटरी अप्रेजल। तो हम जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन है उसमें जो पहला उसका सब उसका जो संक्षिप्त रूप से हमने जिन 3 उसमें उसको विभाजित किया था, सहभागी अनुसंधान यानी कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो ये एक प्रकार का ऐसा अनुसंधान होता है जहाँ जो एथनोग्राफर्स होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, जो कि शैक्षणिक और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो करते हैं, और ये शोधकर्ता उन स्थानीय लोगों या समुदायों के साथ शामिल होते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं जिन्हें अन्यथा एक शोध अध्ययन का विषय कहा जाता था। मतलब कि जिन्हें हम पहले एक फोकस ऑफ रिसर्च मान के चलते थे, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिवली देखते थे, उन्हें पार्टिसिपेटरी रिसर्च में हम सब्जेक्टिवली ट्रीट करते हैं। तो ये अनुसंधान का जो रूप है वो विद्वानों की दुनिया में ज्ञान के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, चाहे कि समूहों, व्यक्तियों या संगठनों की स्थिति बदलने पर। और ये जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन है, इसमें कुछ चरण होते हैं, यानी कि जैसे कि सबसे पहले हम किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसको समझते हैं। उसके बाद हम उस समस्या या उस समुदाय या उस समाज से संबंधित जो भी सूचना है उसको हम एकत्रित करते हैं, और उसके बाद उस समस्या के गहन अध्ययन के बाद हम कुछ पॉलिसीज या प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम उस पे कार्य करते हैं यानी कि एक्शन करते हैं, और फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं। तो इन चरणों में हम इसको संदर्भित कर सकते हैं। इसको जो इसके दूसरा चरण है इसका, वो सहभागी क्रियानुसंधान यानी कि पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। ये 1940 के दशक से उपयोग में है, और इसमें जो शोधकर्ता और प्रतिभागी हैं वो एक साथ काम करते हैं और अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए अनुसंधान करते हैं। जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च का लक्ष्य जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देना और असमानता को चुनौती देना है, क्योंकि इसका अंतिम ध्येय सामाजिक परिवर्तन है। जो सहभागी क्रियानुसंधान समुदाय होता है, सहभागी क्रियानुसंधान समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनकी मदद से एक समस्या का पता लगाने के साथ शुरू होता है, और इसके बाद फोकस ग्रुप डिस्कशन और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होते हैं यानी संरचित साक्षात्कार जो होते हैं, इस तरह की अन्य तकनीकों का उपयोग करके डेटा एकत्रित करते हैं, और डेटा एकत्र करने के और विश्लेषण करने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साझा करके एक योजना तैयार की जाती है, और अंत में सभी के द्वारा सतत कार्रवाई इस पर की जाती है। इसका जो तीसरा चरण है भागीदारी मूल्यांकन यानी कि पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन। तो जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ में साझा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने की हमेशा ही आवश्यकता रहती है। तो पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन का उपयोग इस मामले में किया जाता है कि जब किसी नीति, योजना या कार्रवाई की प्रभावशीलता या उसके प्रभाव का को कार्यान्वयन के दौरान मापा जाता है। तो पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन के मामले में आमतौर पर विशेषज्ञों द्वारा इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो भागीदारी दृष्टिकोण जिसमें कि वो भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, और इन मूल्यांकनों को जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा समुदाय के सदस्यों के सहयोग से डिजाइन और निर्देशित किया जाता है, और जो कि बिना किसी पेशेवर मूल्यांकनकर्ता के हस्तक्षेप के ये डिजाइन्स तैयार की जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सौंडियो टेक्निक की। सौंडियो जो वर्ड है SONDEO, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है टू स्टैंड आउट। एक सहभागी अनुसंधान क्रिया तकनीक है ये, और ये उन लोगों के कौशल, विचार, समस्याओं और प्राकृतिक सेटिंग में अनुभव का त्वरित मूल्यांकन की एक विधि है
ये पारंपरिक सर्वेक्षण विधि से अलग है क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से कम समय में डेटा उत्पन्न करती है। इसके अलावा ये समस्याओं की पहचान, उपलब्ध संसाधनों की योजना, नीतियों और कार्यान्वयन की जो रूपरेखा है और उनका जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है, इन सभी के साथ स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। और ये जो पारंपरिक अनुसंधान की सेटिंग्स में आमतौर पर कई सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो जैसे कि महिलाएं हैं और सीमित संसाधन हैं, ग्राहक हैं, तो इस तरह की के जो आयाम है उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देती है। इस तकनीक में डेटा केवल प्राप्त या प्रसारित नहीं किया जाता है जैसे कि हम ट्रेडिशनल रिसर्च में करते हैं, बल्कि एक पार्टिसिपेटरी क्रिया यानी कि सहभागी क्रिया अनुसंधान तकनीक होने के नाते ये समुदाय के सदस्यों के में समान रूप से उनको इकट्ठा किए गए डेटा के विश्लेषण और अंत में जो क्रियान्वयन है उसमें सदस्यों की भागीदारी रहती है। तो इस प्रकार जो सौंडियो तकनीक है, हम इसके अगर हम फायदे देखें तो किसी विशेष समूह द्वारा जो सामने लाई जाने वाली स्थिति या समस्या की गहरी समझ प्रदान करता है। और ये तकनीक जो है वो लोगों को विस्तृत भागीदारी और संचार के सुविधाजनक और समय प्रभावी होती है ये तकनीक। धन्यवाद।